हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। दिस इज़ इन द कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो उसी में से ही ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, ये 4 टॉपिक हमने अब तक कवर कर लिए। नाउ दिस इज़ द 5th वन, फाइनेंस जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल, आपको याद होगा कि आज से 4-5 साल पहले एक बिल आया था, जीएसटी का बिल आया था, जीएसटी एक्ट आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जो वैट लगते थे, वैट के साथ साथ और बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो मर्ज हो गए, एक ही टैक्स बना दिया गया था। और वो कौन सा टैक्स था? जीएसटी। यानी अब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगेंगे और उनकी जगह पे एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब उस टैक्स को मैनेज करने के लिए वो टैक्स किस किस बॉडी पे, किस किस आइटम्स पे, किस किस गुड्स पे लगेगा, कब कब लगेगा, कब कौन सी गुड पे लगेगा, कब कौन सी गुड पे नहीं लगेगा, कौन सी गुड्स जीएसटी में आती हैं, कौन सी गुड्स जीएसटी में नहीं आती, जो जीएसटी की कलेक्शन होगी वो स्टेट और जो सेंटर होगी उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसके रिलेटेड, तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी उसी के साथ साथ जीएसटी के बिल में ही। और वो बॉडी का नाम था जीएसटी काउंसिल, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। यानी ये सब मैटर को डील करने के लिए, जीएसटी से डील करने के लिए एक ऐसी बॉडी बनाई गई जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही इन्वॉल्व हैं इस बॉडी में। ठीक है, तो इस बॉडी का नाम क्या रखा गया? जीएसटी काउंसिल। तो जो हमारा जीएसटी आया था वो कब आया था? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में, तभी हमारा आया था जीएसटी। तो जब जीएसटी आया था तो उसी को मैनेज करने के लिए जो जीएसटी काउंसिल थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, वो भी कब बनाई गई थी? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जीएसटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, बट जीएसटी जो काउंसिल है, ठीक है, तो वो कब बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करने के बाद। यानी ये एक कैसी बॉडी हुई? संवैधानिक बॉडी हुई, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये बॉडी कब बनी, कैसे बनी, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, इन सब की डिटेल्स हम पॉलिटी में करेंगे। और जीएसटी क्या होता है, इन सब की डिटेल हम इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो इसको हम करेंगे पॉलिटी के सेशंस में। तो जीएसटी जो काउंसिल है वो कब बनी थी? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। तो ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन बिल था, तो ये एक कौन सी बॉडी हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। तो इस टाइम पे क्या किया गया, जब 2016 में संविधान उठाया गया तो उसमें एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 279A। ये आर्टिकल ऐड किया गया और इस आर्टिकल में क्या लिखा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो आने वाले कुछ दिनों में, 60 डेज का टाइम था, आने वाले कुछ दिनों में क्या करेंगे? प्रेसिडेंट ऑर्डर की मदद से जीएसटी काउंसिल नाम की एक बॉडी को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में संविधान को उठाया गया, वहाँ पे 279A आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें ये लिखा था कि आने वाले कुछ दिनों में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से क्या बनाया जाएगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी काउंसिल। तो अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया और 2016 में जीएसटी काउंसिल नाम की जो बॉडी थी वो बना दी गई थी। तो जीएसटी कब बनी थी? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था? 279A आर्टिकल ऐड किया गया था। तो कैसे बनी थी ये? कौन से ऑर्डर पे बनी थी? प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे बनी थी। और ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूरी, यानी पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है या संविधान में संशोधन से बनी है? संविधान में संशोधन से बनी है। तो ये अपनी पावर सीधी कहाँ से लेती है? कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है। तो ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट आती है अब इसकी कंपोजिशन कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि जीएसटी जो काउंसिल है वो जॉइंट फोरम है। किस किस का जॉइंट फोरम है? केंद्र का और राज्य का, सेंटर का और स्टेट का। तो इसका मतलब जो इसके मेंबर्स होंगे वो सेंटर से भी होंगे और स्टेट से भी होंगे। तो कंपोजिशन यानी कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये अच्छे से आपने देखना है। तो जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट फोरम है, ठीक है। जॉइंट फोरम है किसका? सेंटर का और स्टेट का। तो इसका मतलब जो इसमें मेंबर्स होंगे वो स्टेट से भी आए होंगे और वो सेंटर से भी आए होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? चेयरपर्सन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वो कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद एक मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं किसके? फाइनेंस के, ठीक है। यानी यूनियन के मिनिस्टर होते हैं जो कि मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं किसके? फाइनेंस के। तो वो भी क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। फाइनेंस या फिर रेवेन्यू। तो इसका मतलब जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। देन ये जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू, ये भी जीएसटी काउंसिल के एक मेंबर होते हैं, यानी ऐसे मिनिस्टर जो कि इन चार्ज होते हैं रेवेन्यू के और फाइनेंस के। तो ये भी कौन होते हैं? जीएसटी के ही एक मेंबर होते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस ऑफ स्टेट, यानी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू ऑफ स्टेट के, और एनी अदर मेंबर ऑफ स्टेट, और एनी अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट करते हैं हम इसको। तो हमारा जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? एक चेयरपर्सन होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अलावा नेक्स्ट होते हैं यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, यानी केंद्र की सरकार के मंत्री होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि किसके इंचार्ज होते हैं? फाइनेंस या फिर रेवेन्यू के मैटर के जो इंचार्ज होते हैं वो व्यक्ति भी क्या होते हैं? जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। ये दोनों मेंबर आते हैं सेंटर से, यूनियन से आते हैं ये मेंबर। ये जो व्यक्ति आते हैं ये आते हैं स्टेट से। अब हर एक स्टेट को एक एक व्यक्ति भेजना होता है, तो हर एक स्टेट में जो व्यक्ति भेजता है वो क्या हो सकता है? कोई भी मेंबर हो सकता है स्टेट का, या फिर वो व्यक्ति क्या हो सकता है? किसी भी राज्य का ऐसा मंत्री हो सकता है जो कि फाइनेंस वाले मैटर का इंचार्ज हो। तो ऐसा व्यक्ति जो कि किसी राज्य में मिनिस्टर इंचार्ज हो रेवेन्यू का या फाइनेंस का, वो आ सकता है, या फिर कोई भी ऐसा मेंबर आ सकता है जिसको कि राज्य सरकार द्वारा भेजा गया हो। तो ये व्यक्ति आते हैं स्टेट से। अब ये तो हो गए मेन व्यक्ति। इनके अलावा एक व्यक्ति और होता है जो कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि जो सीबीईसी होता है, अब सीबीईसी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड फॉर ऑफ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन, एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है। तो जो सीबीईसी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं? परमानेंट इनविटी होते हैं, यानी परमानेंटली ये इनवाइट किए जाते हैं हर एक मीटिंग में। देखिए ये जो व्यक्ति होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन है, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, ये दोनों व्यक्ति यूनियन से आते हैं। देन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू जो स्टेट से आते हैं, तो ये व्यक्ति आते हैं स्टेट से, ये आते हैं यूनियन से। इनके अलावा
ये तो है उसके परमानेंट मेंबर्स, बट ये जो CBEC के चेयरमैन है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, क्योंकि ये भी टैक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है और GST भी टैक्स से रिलेटेड है, तो जो इस डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको परमानेंटली इनवाइट किया जाता है, यानी हर बार मीटिंग में उनको इनवाइट किया जाता है। GST की जब मीटिंग होती है, GST काउंसिल की जब मीटिंग होती है, तो ये एज अ इन्विटी हर बार आते हैं, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, दे डू नॉट वोट, क्योंकि ये मेंबर तो नहीं है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज टैक्सेशन ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के जो मेंबर होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो GST काउंसिल के मेंबर होते हैं। क्या वो मेंबर होते हैं? नो, वो मेंबर नहीं होते, वो परमानेंट इन्विटी होते हैं। हर मीटिंग में उनको बुलाया ज़रूर जाता है, बट वो मेंबर नहीं होते, और अगर वो मेंबर नहीं होते तो वो वोट भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब दे डू नॉट वोट, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, वो वोट नहीं कर सकते, बट वो हर मीटिंग में आते ज़रूर हैं। तो इसके अलावा अब ये जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने में से ही, अब चेयरपर्सन तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, अब ये अपने में से ही कोई भी वाइस प्रेसिडेंट चूज कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से ही आते हैं। जो स्टेट वाले हैं ये अपने में से ही क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चूज कर लेते हैं। तो जो चेयरपर्सन होता है वो तो यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो यूनियन का मिनिस्टर इंचार्ज होता है फाइनेंस और रेवेन्यू का, ये भी मेंबर होता है। बाकी जो मेंबर होते हैं वो आते हैं स्टेट से, स्टेट के अलग अलग मंत्री आते हैं एज अ मेंबर, और ये होते हैं कुछ परमानेंट इन्विटी जो सिर्फ मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए आते हैं, बट आते हर बार हैं। अब जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो मेंबर नहीं है, चेयरपर्सन भी नहीं हो सकता, वो तो ऑलरेडी चेयरपर्सन है। यूनियन का मिनिस्टर भी नहीं होता। जो स्टेट से व्यक्ति आते हैं वो अपने में से ही, दे चूज फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, यानी अपने में से ही चूज करके वो क्या बना देते हैं, वाइस चेयरपर्सन, आई एम सॉरी, क्या अपॉइंट करते हैं वो, वाइस चेयरपर्सन। तो आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखना कि जो वाइस चेयरपर्सन है वो कहाँ से अपॉइंट होता है, यहाँ से अपॉइंट होता है। ये जो लोग होते हैं ये अपने में से ही किसको चूज करते हैं, वाइस चेयरपर्सन को चूज करते हैं, और कितने समय के लिए चूज करते हैं वो भी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं लिख देती हूँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो जो मिनिस्टर्स होते हैं या मेंबर्स ऑफ स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, चूज फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, यानी अपने में से ही वो क्या करते हैं, चूज फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, तो वाइस चेयरपर्सन को भी अपने में से ही चूज कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो कंपोजिशन में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में, यूनियन फाइनेंस कमीशन मिनिस्टर चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, ये दोनों यूनियन के होते हैं। बाकी के सारे हर एक स्टेट में से कोई ना कोई मिनिस्टर आएगा, वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। एक इंसान हर बार इनवाइट किया जाता है, वो उसका मेंबर नहीं होता, वो वोट नहीं करता, बट हर मीटिंग में उसको आना पड़ता है। वो कौन होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का चेयरपर्सन होता है। ठीक है, अब चेयरपर्सन हमें पता लग गया, नेक्स्ट होता है वाइस चेयरपर्सन। अब जो मेंबर्स जो स्टेट से आए होते हैं वो अपने में से ही किसी व्यक्ति को वाइस चेयरपर्सन चूज कर लेते हैं, और जो टर्म होती है, एंड टर्म कितने समय के लिए चूज किया है वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। यानी वाइस चेयरपर्सन की जो टर्म है कि कितने समय के लिए वाइस चेयरपर्सन रहेगा,
वो भी वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि 1 साल के लिए, 1 साल के बाद हम बदल देंगे या 2, 3, 4, वो भी उन्होंने खुद ही डिसाइड करना होता है। इसके अलावा अब जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, तो जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, यूनियन केंद्र सरकार के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, तो वही व्यक्ति क्या होते हैं, वही व्यक्ति यानी यूनियन केंद्र सरकार के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, वही जीएसटी काउंसिल के भी क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो मतलब जो केंद्र सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं वही जीएसटी काउंसिल के भी सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जब कोई व्यक्ति कोई पोस्ट को होल्ड कर रहा हो और उस पोस्ट पे रहते हुए उसको किसी दूसरी पोस्ट को भी होल्ड करने का मौका मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते उनको एक और कुर्सी संभालनी है, किसकी, राज्यसभा के चेयरमैन की। तो वहाँ पे वो क्या हुए, एक्स ऑफिशियो मेंबर हुए। तो वही इसी प्रकार से जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होने के नाते इनको जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरी की भी कुर्सी संभालनी है, यानी यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हुए ये क्या हुए, एक्स ऑफिशियो जीएसटी काउंसिल के भी सेक्रेटरी हुए। और नेक्स्ट जो सेक्रेटरीट होता है जीएसटी काउंसिल का, ये कहाँ पे है, सेक्रेटरीट। तो जो सेक्रेटरीट होता है जीएसटी काउंसिल का, यानी जीएसटी काउंसिल है कहाँ पे, ये है दिल्ली में। तो कहाँ पे है जीएसटी काउंसिल, दिल्ली में है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा कंपोजिशन के बारे में, कौन चेयरपर्सन होता है, कैसे वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट होता है, ठीक है, और सेक्रेटरी कैसे होता है, कहाँ से आता है, आपको सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं इसकी वर्किंग, कि जीएसटी काउंसिल किस प्रकार से काम करती है, क्या क्या काम करती है वो आगे करेंगे, किस तरह से काम करती है वो अब देखते हैं। तो जीएसटी काउंसिल किस प्रकार से काम करती है उसको आगे देखते हैं हम। वर्किंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, वर्किंग ऑफ जीएसटी काउंसिल जो है उसमें क्या क्या होता है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, ओके, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या कर रहे थे, वर्किंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल किस प्रकार से काम करती है, तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती हैं वो तभी होती हैं जब कोरम पूरा हो। कोरम क्या होता है, जब आप राज्यसभा आपने किया था या लोकसभा आपने किया था तो वहाँ पे आपने देखा था कि कोरम होता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी घर में जितने भी इंसान हैं, हाउस में जितने भी इंसान हैं उसमें मेंबर्स हैं, सॉरी, उसके 1/10 मेंबर अगर प्रेजेंट होंगे तभी कोई मीटिंग हो पाएगी, उसको बोलते हैं कोरम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, ठीक है, उसको बोला जाता है कोरम टू कंडक्ट द मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट हो उसको बोला जाता है कोरम। तो उसी प्रकार से जो जीएसटी काउंसिल होता है उसका कोरम क्या होता है, हाफ ऑफ द मेंबर्स, यानी उसका कोरम क्या होता है, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स। यानी कहने का क्या मतलब है, जीएसटी काउंसिल के जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उसमें से अगर आधे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे कम से कम तभी वहाँ पे मीटिंग होगी। अगर मान लो जीएसटी काउंसिल में 50 मेंबर्स हैं तो वहाँ पे 24 मेंबर्स प्रेजेंट है तो वो मीटिंग नहीं हो सकती, 25 मेंबर्स तो वहाँ पे होने मस्ट हैं तभी मीटिंग होगी, तो उसी को ही कोरम बोला जाता है। तो जीएसटी काउंसिल का कोरम क्या होता है, हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने मेंबर्स हैं उसके हाफ मेंबर्स एट लीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। तो कोरम कितना होता है, हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल, हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल।
सो नेक्स्ट जो है वो आता है कि सपोज अब कोई डिसीजन लेना है जीएसटी काउंसिल में, अगर कोई भी फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, तो वो ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया जाएगा। मतलब उन कहने का मतलब है कि 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस शुड बी प्रेजेंट, ऑफ द काउंसिल शुड बी प्रेजेंट एंड शुड बी वोटिंग। मतलब 75% या 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और उस समय पे वोट कर रहे होने चाहिए, तभी कोई भी फैसला लिया जा सकता है। यानी अगर जीएसटी काउंसिल में कोई भी फैसला लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो 3/4 ऑफ द मेंबर्स, या आप इसको 75% भी बोल सकते हो, ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो वहाँ पे होने चाहिए, वो मौजूद होने चाहिए और वोट कर रहे होने चाहिए, तभी कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जीएसटी काउंसिल में लिया जाएगा, अगर ऐसा होता है। ठीक है, तो अब जीएसटी काउंसिल अपने डिसीजंस कब लेती है? ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मीटिंग्स। तो जब भी इनकी मीटिंग्स हो रही हों तभी ये क्या करती है? अपने फैसले लेती है ड्यूरिंग इट्स मीटिंग्स। कोई भी डिसीजन लिया जाए जीएसटी काउंसिल का, वो कब लिया जाता है? उसकी मीटिंग्स के दौरान। उसकी मीटिंग होने के लिए कोरम होना चाहिए, हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट होनी चाहिए। डिसीजन लेने के लिए 3/4 मेंबर, 75% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोट कर रहे होने चाहिए, तभी क्या होता है? कोई भी डिसीजन है जो वो लिया जाता है। ओके, सो अब जब वोट कर रहे होते हैं तो कौन से मेंबर की वोट की वेटेज कितनी होती है? तो जो वेटेज होती है, अब मान लीजिए जो यूनियन की सरकार, अब जो जीएसटी काउंसिल है उसमें यूनियन की सरकार भी बैठी है, केंद्र की सरकार भी बैठी है और राज्य की सरकार भी बैठी है। तो जो केंद्र सरकार की वोट है उसकी वेटेज कितनी होती है? उसकी वेटेज होती है 1/3। तो वेटेज कितनी होती है किसकी? सबसे पहले आती है यूनियन गवर्नमेंट की। तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसकी वेटेज कितनी होती है? 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स इन द मीटिंग। अब अगर जीएसटी काउंसिल में मीटिंग हो रही है तो वहां पे जितनी भी टोटल वोट्स पड़ी हैं, उन टोटल वोट्स का जो 1/3 होगा, ठीक है, उतनी वेटेज होगी यूनियन गवर्नमेंट की वोट की। और केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी वोट की कितनी वैल्यू होगी? स्टेट गवर्नमेंट की जो वोट की वैल्यू होगी वो होगी 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स इन द मीटिंग। ठीक है, और ये किसके लिए होगी? फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स वहां पे प्रेजेंट होगी। तो एक बार दोबारा से, वर्किंग किस तरह से होती है जीएसटी काउंसिल की? कोरम होना चाहिए, हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग होगी। डिसीजन लेना हो तो 3/4 ऑफ द मेंबर यानी 75% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग कर रहे होने चाहिए, तभी मीटिंग हो, डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन कब लिया जाता है? ड्यूरिंग द मीटिंग्स, जब मीटिंग हो रही हो। तो अगर वोटिंग करवा रहे हो तो मेजॉरिटी से अगर डिसीजन होगा तो वोट की कीमत कितनी होगी? क्योंकि एक साइड पे तो यूनियन गवर्नमेंट बैठी है, एक साइड पे स्टेट गवर्नमेंट बैठी है, दोनों की वोट की वैल्यू सेम नहीं है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट की वोट की कीमत है वो कितनी होगी? 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, या टोटल वोट्स इन द मीटिंग, जितनी मीटिंग में वोट्स पड़ी हैं उसकी 1/3 है जो, उतनी वेटेज होगी एक केंद्र सरकार की वोट की, और राज्य सरकार की जो वोट होगी उसकी टोटल कुल जितनी भी राज्य सरकार की वोट्स हैं उसकी कुल कीमत कितनी होगी? 2/3 होगी ऑफ द टोटल वोट्स इन द हाउस। ठीक है, टोटल वोट्स इन द मीटिंग। तो आपको लग रहा होगा कि इनके वोट की कीमत कम है 1/3, ऐसा नहीं होता, कम नहीं है, एक्चुअल में इनकी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि अगर आप स्टेट सरकार की बात करेंगे तो वहाँ पे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट से जो मेंबर है वो भी काफ़ी कम होते हैं, 1, 2, 3 ही होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा, वर्किंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट देखिए इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं जीएसटी काउंसिल के, यही हमारा लास्ट टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल।
ओके। अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देखिए अच्छे से सुनना है इस बात को। जो टैक्स आएंगे, ठीक है, सेस, सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, उसको सेस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है सरचार्ज, टैक्स, सेस, टैक्स ऑन टैक्स, उसको सेस बोलते हैं। सरचार्ज भी एक तरह का सेस ही होता है, सरचार्ज भी टैक्स के ऊपर टैक्स यानी टैक्स ऑन टैक्स ही होता है। बट ये किन लोगों पर लगाया जाता है, वो लोग जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जिनकी इनकम लाखों में होती है, तो वहाँ पे एक स्लैब सेट कर दी जाती है कि इस इनकम से ऊपर वाले जो लोग हैं वो सरचार्ज भी देंगे। तो सरचार्ज जो होता है वो बेसिकली किसी भी डेवलपमेंट के काम या इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोई भी सेस या टैक्स या फिर सरचार्ज जो लेवी किया जा रहा है, किसके द्वारा, सेंटर की सरकार के द्वारा या फिर राज्य की सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है, लेवी किया जा रहा है, या फिर कोई लोकल गवर्नमेंट की द्वारा लागू किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी टैक्स, सेस, सरचार्ज या तो केंद्र या राज्य या फिर लोकल सरकार यानी म्युनिसिपैलिटी या पंचायत द्वारा लागू किया जा रहा है, उसमें देखा जाता है, ओके, सो वो देखा जाएगा, वो किसका काम होगा, जीएसटी काउंसिल का काम होगा देखना कि इनमें से किसको जीएसटी के अंडर लेके आना है या किसको जीएसटी के साथ मर्ज करना है, टू बी मर्ज्ड इन जीएसटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा टैक्स, कौन सा सेस, कौन सा सरचार्ज जो कि लेवी किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, किसको मर्ज करना है जीएसटी के अंदर, इसका फैसला, इसकी रिकमेंडेशन कौन लेगा, कौन देगा, जीएसटी काउंसिल देगी। और किसको देगी, सेंटर की सरकार को या राज्य की सरकार को। तो इसका मतलब ये भी क्या करती है, रिकमेंडेशंस देती है, ठीक है, ये भी सिर्फ रिकमेंडेशंस ही देती है। और किसको रिकमेंडेशंस देती है, स्टेट की गवर्नमेंट को और सेंटर की गवर्नमेंट को। कौन कौन सी रिकमेंडेशंस देती है, पहली रिकमेंडेशन है कौन सा टैक्स, कौन सा सेस, कौन सा सरचार्ज जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा रहा है, उसको जीएसटी के साथ मर्ज करना है या नहीं करना। दूसरी बात ये तो होता है कि कौन से टैक्स किसको इसके साथ हमें मर्ज करना है या नहीं करना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कि कौन सी गुड्स होंगी या कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है, जिनको कि क्या करना है, इंक्लूड करना है जीएसटी में, ठीक है। और कौन सी गुड्स हैं या कौन सी सर्विसेज हैं जिसको एग्जेम्प्ट करना है जीएसटी से, ठीक है। यानी कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिसको हमें जीएसटी में इंक्लूड करना है, कौन सी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसको हमने जीएसटी में नहीं रखना है। तो इसका भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल ही लेती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि अब जीएसटी के स्लैब्स सेट करना, ठीक है, जिसको आप बोलते हो रेट्स को सेट करना। तो अभी आप अगर आप देखो तो जीएसटी लगता है 4 रेट्स में जीएसटी लगता है, यानी एक तो 5% की स्लैब होती है, नेक्स्ट होती है 12% का रेट, थर्ड होता है 18% एंड फोर्थ होता है 28%। तो ये 4 रेट्स है बेसिकली जो लगते हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल जो कि जिन्होंने ये 4 रेट्स अभी डिफाइन किए हुए हैं, अलग अलग गुड्स, अलग अलग आइटम्स पर ये 4 रेट्स से जीएसटी टैक्स की कलेक्शन की जाती है। इसके अलावा अगर सपोज कोई और रेट लगाना है, ठीक है, कोई एडिशनल रेट अगर उन्होंने सेट करना है, ठीक है, किसके लिए, थोड़े से टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड या कुछ समय के लिए करना है, ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर। सपोज कोई नेचुरल कैलेमिटी या फिर कोई डिजास्टर आ गया, तो उस समय पे अगर जीएसटी काउंसिल को ऐसा लग रहा है कि हमें कोई नया जो टैक्स जो रेट है जीएसटी का वो ऐड कर देना चाहिए, यानी 5, 12, 18 और 28 के अलावा भी अगर हमें कोई और रेट ऐड करना है और जीएसटी काउंसिल को ऐसा लगता है, तो जीएसटी काउंसिल इस चीज़ की रिकमेंडेशन भारत की सरकार यानी केंद्र की सरकार को या फिर राज्य की सरकार को दे सकती है, टू द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अपनी रिकमेंडेशन पहुंचा सकती है अगर उनको ऐसा
लगता है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर कोई जीएसटी लॉज लगाने हैं, ठीक है, मॉडल जीएसटी लॉज, नॉर्मल जीएसटी जो लॉज होते हैं उनको लागू करवाना है, ठीक है, तो वो भी ये कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स टू लेवी, ठीक है, मतलब जीएसटी को लागू करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ये सारे भी जीएसटी काउंसिल है जो वो बता सकती है। तो ये भी किस में आते हैं, इसी के फंक्शंस में ही आते हैं। ओके ओके, सो इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें फंक्शंस आते हैं, अब जैसे आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जीएसटी में इंक्लूड नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है इनके प्राइसेस में और फॉरेन मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इनका प्राइस क्या रहेगा। तो मोस्टली जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रूड पेट्रोलियम हो गया, एविएशन की जो टर्बाइन फ्यूल्स हो गई, तो ये अभी तक जीएसटी में इंक्लूड नहीं की गई हैं। बट जीएसटी काउंसिल ये डेट को स्पेसिफाई कर सकती है कि किस डेट को हम इन चीज़ों को जीएसटी के अंडर लेके आएंगे। तो ये क्या कर सकती है, स्पेसिफाई, कैन स्पेसिफाई द डेट ऑन विच ये जो हमारा पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, ठीक है, देन दिस एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स हो गई, ठीक है, और भी इसमें क्या आ सकता है, क्रूड पेट्रोलियम हो गया, तो इनको जीएसटी के अंडर कब लेकर आया जाएगा, तो ये चीज़ की रिकमेंडेशन भी जीएसटी काउंसिल द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट, अगर इन केस जो रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने दी और उसकी वजह से किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है या डिस्प्यूट आता है सेंटर या स्टेट के बीच में, या सेंटर और बहुत सारी स्टेट्स के बीच में, या दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में, या एक तरफ सेंटर और स्टेट हो और दूसरी तरफ बाकी स्टेट्स हों उनके बीच में, तो किसी भी तरह के अगर डिस्प्यूट आता है ड्यू टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल, तो वो कौन स्पेसिफाई करेगा उसको, किसकी तरह वो कौन बताएगा, वो भी जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करेगा। तो इसका मतलब जो भी डिस्प्यूट आएंगे किसकी वजह से, ड्यू टू रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो उन डिस्प्यूट को सॉल्व भी कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल ही करेगा। अब देखिए, आपको पता है कि जब जीएसटी आया था तो उससे जीएसटी आने से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वैट वगैरह जो हो गई, ये सारे के सारे क्या थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। अब इन सबको इंक्लूड करके जीएसटी आया है, तो बट इनकी वजह से क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी या स्टेट गवर्नमेंट होती थी, इनको फ़ायदा तो काफ़ी होता था। अब जब जीएसटी इम्प्लीमेंट करना था तो दैट वाज टोटली अ न्यू टेक्निक टू फॉलो, एक बिल्कुल ही नया मेथड था जो हमें फॉलो करना था, तो हमें नहीं पता था कि ये हमें फ़ायदा ही देगा या इससे कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो भारत की सरकार थी उन्होंने राज्य की सरकार को, देखिए अब जीएसटी जो काउंसिल है, थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं इसको। मैंने आपको बोला कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संशोधन करते हैं तो वो 2-3 तरह के संशोधन होते हैं। एक तो सिंपल होता है जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, एक कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं, फिर तीसरे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं जिसमें कि स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, और अगर स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं और पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल पास होगा जिसमें स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस बिल को लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, उसके साथ साथ जो बाकी की स्टेट्स होती हैं तो हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स उनकी रेटिफिकेशन भी चाहिए। मतलब भारत की सरकार में जितनी भी टोटल स्टेट्स हैं, एटलीस्ट आधी स्टेट्स उस चीज़ को रेटिफाई करे कि यस हम इसके सपोर्ट में हैं, तभी वो बिल पास होगा। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो जीएसटी काउंसिल या जीएसटी का जो बिल आया था वो अकेला सेंटर का तो नहीं था,
उसमें तो स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट थी। अब जो जीएसटी से कलेक्शन होती है वो अकेली सेंटर की थोड़ी होती है, स्टेट्स की भी होती है। स्टेट्स में भी फर्दर जो पंचायत होती हैं या जो म्यूनिसिपैलिटी कोई टैक्स लेती है तो वो भी जीएसटी से लेती है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट्स की तो रेटिफिकेशन मस्ट है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स थी उन्होंने भी इस चीज़ की रेटिफिकेशन दी थी। अब जब स्टेट्स ने इसकी रेटिफिकेशन दी थी तो एक डाउट था इस चीज़ में कि अगर इस चीज़ ने फ़ायदा नहीं किया, अगर जितना रेवेन्यू अब जनरेट हो रहा है उतना भी जीएसटी आने के बाद जनरेट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? फ़ायदा हुआ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर इससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ तो क्या होगा? तो उस टाइम एक जो केंद्र की सरकार थी उनके द्वारा ये बोला गया था कि अगर आपका कोई भी लॉस होता है अगले 5 साल तक, यानी 2016 से लेके 2021 तक, अगर आपका जीएसटी कलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी कंपनसेशन दी जाएगी केंद्र की सरकार द्वारा। तो वो कितनी कंपनसेशन दी जाएगी, कितने समय के लिए दी जाएगी, उसका भी फैसला किसने लिया था? जीएसटी काउंसिल ने ही लिया था। अभी ये 5 साल के लिए था, 2016 से लेकर 2021 तक। बट लास्ट ईयर आपको पता था कि लॉकडाउन, अगर आप करंट से ज़्यादा आप पढ़ते हो उस चीज़ को, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जब जीएसटी कलेक्शंस हुई थी तो उस टाइम पे जीएसटी कलेक्शंस काफ़ी कम थी। तो जो कंपनसेशन अमाउंट्स दिया जाता है स्टेट्स की गवर्नमेंट को सेंटर की गवर्नमेंट द्वारा, उसमें काफ़ी जो है विवाद उस टाइम पे खड़ा हो गया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने बोला था कि इतनी ज़्यादा हमारे पास भी पैसे जो हैं वो नहीं आए। अब ये जो कंपनसेशन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? सेस से, सरचार्ज से, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। वो लोग जिनके हायर इनकम्स होती हैं तो उनके टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, तो उसको सेस बोलते हैं। या जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है उनके टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज बोलते हैं। तो इन्हीं को इकट्ठा करके जो कंपनसेटरी अमाउंट्स होती हैं वो दी जाती हैं, है ना। तो केंद्र सरकार ने बोला था कि इस टाइम तो लोगों की इनकम ही बहुत कम है, तो इतना सेस, इतना सरचार्ज हमारे पास इकट्ठा ही नहीं हुआ कि हम आपको उस चीज़ की कंपनसेशन दे पाएँ। तो इसलिए ये जो कंपनसेशन का जो टाइम था वो भी 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ओके, ये तो करंट की बात थी। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो जीएसटी काउंसिल है उसी का ही काम है, जीएसटी काउंसिल का ही ये फैसला आया था कि ये जो इसका पीरियड है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी इस चीज़ में प्रॉब्लम आई थी ड्यू टू लॉकडाउन। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे जीएसटी काउंसिल के, ठीक है, कि डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करना हो, देन कोई डेट हो जब वो चीज़ें जो कि जीएसटी के अंडर नहीं आती वो कब उसके अंडर आ पाएंगी, इसकी डेट भी जीएसटी काउंसिल ही बताएगी। कितनी कंपनसेशन देनी है स्टेट्स को जीएसटी लगने की वजह से, कब कब देनी है, कितने समय के लिए देनी है, वो भी जीएसटी काउंसिल बताएगी। कौन कौन से रेट्स पर जीएसटी लगता है? अभी के लिए 4 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18 एंड 28। गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है किसके ऊपर कितना % टैक्स लगता है, ठीक है। अब उसको अगर वो चाहें तो एडिशनल स्लैब भी लेके आ सकते हैं। कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो जैसे अभी कोविड था तो इसको नोटिफाइड डिज़ास्टर बोला गया था। कोविड के कारण अगर जीएसटी काउंसिल चाहे तो एक नई स्लैब भी लेके आ सकती थी, एक नया रेट भी लेके आ सकती थी। तो ये ही सब इसके कुछ फंक्शंस हैं जीएसटी काउंसिल के। इसके साथ साथ हमारा जीएसटी काउंसिल का टॉपिक अच्छे से कंप्लीटली फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।